हेलो एवरीवन, दिस इज रवि झा। आई एम ए क्रिमिनल डिफेंस काउंसिल इन इलाहाबाद हाई कोर्ट और आप सभी का स्वागत है आपके खुद के चैनल टारगेट फॉर आईक्यू में। आज जिस परिचर्चा के साथ आपके साथ में शामिल होने के लिए जा रहा हूं, वैसे तो ये सीआरपीसी के अंदर बहुत ही बेसिक से सवाल होते हैं जो अमूमन आपको आपके आने वाले एग्जाम में देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि हम जाने या अनजाने में इन सारे पोर्शंस को कहीं ना कहीं ड्रॉप आउट कर देते हैं या हम उसको बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण ना मानते हुए हम उसको छोड़कर भी चले आते हैं। तो आइए आज की क्लास के अंदर सीआरपीसी के उन बेसिक कॉन्सेप्ट को देखा जाए जहां से आपसे सवाल यकीनन पूछे जाएंगे। यहाँ पे जब सबसे पहले हम सवाल की बात करते हैं तो पर्टिकुलरली जो एग्जामिनर है वो आपसे ये जानना चाहता है कि क्या आपको ये जानकारी है कि जो आपका द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 का है उसके अंदर कितनी धाराएं हैं। तो यहाँ पे जो भी ऑप्शंस आपको नजर आ रहे हैं उतने से आपको ये आइडिया लग गया होगा कि एग्जामिनर यहाँ पर पर्टिकुलरली आपसे 484 के बारे में ही जानना चाह रहा है। तो एटलीस्ट यू शुड नो कि हाउ मेनी सेक्शंस आर देयर इन द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। उसके बाद जब हम दूसरे सवाल की बात करते हैं तो एग्जामिनर यहाँ पर एक बार फिर आपकी नॉलेज को चेक करना चाहता है और वो ये भी जानना चाहता है कि क्या आपको एक बार फिर से पता है कि सीआरपीसी का जो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है वो कितने चैप्टर्स के अंदर डिवाइड है। तो उसकी संख्या है टोटल 37। इसके बाद यहाँ पे आपसे शेड्यूल के बारे में भी पूछा जाता है और अमूमन ये शेड्यूल सीआरपीसी के सेक्शंस के ठीक बाद आपको बैरक में नजर आएगा और वर्तमान में सीआरपीसी के अंदर दो ही शेड्यूल हैं जिसका जिक्र आपसे एग्जामिनर एक सवाल के रूप में कर सकता है। उसके बाद यहाँ पे जब हम धारा में परिभाषा की बात करते हैं तो अमूमन हर एक्ट का जो सेक्शन 2 है उसको या तो हम डेफिनेशन क्लॉज कहते हैं या तो हम उसको इंटरप्रिटेशन क्लॉज कहते हैं और आमतौर पे यहाँ पर जिस धारा की बात की जा रही है वो डेफिनेशन क्लॉज के संदर्भ में ही की जा रही है और इसका जिक्र आपको सेक्शन 2 के अंदर देखने को मिलता है। उसके बाद जब हम यहाँ पर परिवाद की बात करते हैं तो आमतौर पे ये कॉन्सेप्ट आपको 2 घ में देखने को मिलता है। पर्टिकुलरली ये बात करता है आपसे कंप्लेंट के बारे में। उसके बाद जब हम बात करते हैं कि जो परिवाद होता है वो किया किससे जाता है तो आमतौर पे ये जो अधिकार है वो यूजुअली मजिस्ट्रेट के पास ही दिया गया है। तो आमतौर पे हम ये कह सकते हैं कि कोई भी जो कंप्लेंट होती है या परिवाद होती है वो आपको मजिस्ट्रेट को ही संबोधित किया जाता है। उसके बाद अब अगला सवाल आपसे ये पूछा जा सकता है कि जो परिवाद है क्या ये सिर्फ लिखित रूप में दिया जा सकता है या मौखिक रूप में दिया जा सकता है। तो आमतौर पे ये मौखिक या लिखित दोनों ही रूपों में दिया जा सकता है, लेकिन परंपरा ये है या जो प्रैक्टिकल एक्सपोजर है वो ये कहता है कि आमतौर पे इसको लिखित रूप में ही कंसीडर किया जाता है। उसके बाद अब सवाल यहाँ पर ये आता है कि जब आप परिवाद करते हैं तो क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध कर सकते हैं जिसके बारे में आपको जानकारी हो या आप किसी ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध भी कर सकते हैं जिसने कोई एक्ट तो आपके अगेंस्ट कमिट किया है लेकिन आपको उसकी एग्जैक्ट जानकारी नहीं है कि वो व्यक्ति कौन है, कहाँ रहता है, क्या करता है। तो आमतौर से जो परिवाद होता है वो ज्ञात या अनुज्ञात किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध दाखिल किया जा सकता है। उसके बाद यहाँ पे अब सवाल एक और निकल कर आता है कि जो आपका परिवाद होता है कब पुलिस रिपोर्ट समझी जा सकती है। तो आमतौर से जब भी कोई कंप्लेंट होता है तो उसके ऊपर पुलिस क्या करता है, उसको इन्वेस्टिगेट करता है और इन्वेस्टिगेट करने के बाद वो उसके अंदर अपनी रिपोर्ट को पेश करता है और वो रिपोर्ट इस बात की तरफ इशारा करती है कि वो एक असंज्ञेय अपराध है यानी कि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है। आमतौर पे ये वो परिस्थिति होती है जब परिवाद को पुलिस रिपोर्ट समझा जाता है। उसके बाद यहाँ पे जब हम बात करते हैं कि दंड प्रक्रिया संहिता में आरोप को कहाँ परिभाषित किया गया है तो ये आपको सेक्शन 2 के सब क्लॉज ख में देखने को मिलता है। आमतौर पे ये सीआरपीसी का ट्रायल के अंदर सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान है और इसी के ऊपर कोर्ट सबसे ज्यादा वक्त लेती है आरोप को लगाने में और उसके बाद ही ट्रायल की शुरुआत होती है। उसके बाद अगर हम संज्ञेय अपराध की बात करते हैं तो यहाँ पर अमूमन आपको कंफ्यूजन हो सकता है कि क्या ऐसे अपराध जिनकी सजा 2 साल से ज्यादा है या 2 साल तक है या 3 साल से ज्यादा है क्या उनको संज्ञेय अपराध कहेंगे
तो सवाल है बिल्कुल भी नहीं। आमतौर से संज्ञेय अपराध एक ऐसा अपराध होता है जो कि हीनियस नेचर का होता है, जो सीरियस नेचर का होता है, और आमतौर पे पुलिस वहां पर इमीडिएट बिना वक्त को जाया किए एफआईआर को लॉन्च करती है। तो आमतौर से सजा के आधार पर आप ये आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं कि कौन सा अपराध संज्ञेय प्रकृति का है और कौन सा अपराध असंज्ञेय प्रकृति का है। उसके बाद जब हम इंडिया शब्द की बात करते हैं तो इसको सेक्शन 2 के क्लॉज 4 में इसको डिफाइन किया गया है। आमतौर पे ये भारत के बारे में पूछता है कि भारत को सीआरपीसी में कहां पर परिभाषित किया गया है। उसके बाद यहाँ पे आपको पुलिस रिपोर्ट के बारे में जानना बहुत जरूरी होता है, और पुलिस रिपोर्ट का जिक्र सेक्शन 2 के सब क्लॉज आर के अंदर आपको देखने को मिलता है। उसके बाद यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आपसे और पूछा जा सकता है कि जो आपके पीड़िता होते हैं या जो आपके विक्टिम्स होते हैं, इनको सीआरपीसी में कहां पर डिफाइन किया गया है। तो ये कॉन्सेप्ट सेक्शन 2 के सब क्लॉज WA के अंदर आमतौर पे विक्टिम्स को डिफाइन करता है। और यहाँ पर जब हम पीड़िता की बात करते हैं तो पीड़ित का मतलब या पीड़िता का मतलब वो व्यक्ति ही नहीं माना जाएगा जिसके ऊपर अटैक हुआ है। अदरवाइज इसके अंदर हर वो व्यक्ति जो कहीं ना कहीं उसके लीगल हेयर्स, उसके गार्जियन के रूप में शामिल है, उसको भी इसी परिभाषा के अंदर शामिल किया जाता है। उसके बाद जब हम पीड़िता शब्द की संशोधन की बात करते हैं तो आमतौर से आपको ये पता होना चाहिए कि ये दंड प्रक्रिया संहिता में ये आपका संशोधन 2008 में हुआ था। ये बात अलग है कि ये आपका इन्फोर्स हुआ एक्ट नंबर 5 ऑफ सन 2009 के द्वारा। तो ये आपका एक नियर बाई एप्रोप्रिएट आंसर माना जाता है। तो कम से कम आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि अगर सीआरपीसी में कोई नया सेक्शन इंसर्ट किया गया है या हाल ही में कोई संशोधन हुआ है या हाल ही में अगर डेफिनेशन क्लॉज में कोई चेंजेस हुए हैं तो वो चेंजेस किस सन में हुए हैं या किस एक्ट नंबर से हुए हैं, इसके बारे में भी एटलीस्ट यू शुड हैव दी नॉलेज। उसके बाद अगर हम संज्ञेय और असंज्ञेय अपराध की बात करते हैं तो आमतौर पे आप लोगों को पता होगा कि संज्ञेय अपराध एक ऐसा अपराध होता है जहां पर पुलिस को किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए मजिस्ट्रेट के वारंट की जरूरत नहीं पड़ती है। तो आमतौर पे इसका जो साक्षात संबंध है वो आपको गिरफ्तारी के रूप में देखने को मिलता है। उसके बाद जब हम समन तथा वारंट मामले के वर्गीकरण के ऑब्जेक्ट की बात करते हैं तो ये डिपेंड करता है कि आपका जो ट्रायल है उसके तहत आप कौन सी प्रक्रिया को अडॉप्ट करना चाहते हैं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो विचारण की प्रक्रिया है वो मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर माना जाएगा। उसके बाद जब हम जमानती एवं अजमानती अपराध के विभाजन की बात करते हैं तो जाहिर सी बात है ऐसा अपराध जहां पर आपको थाने से ही जमानत मिल सकती है वो आपका बेलेबल ऑफेंस होता है। रहा सवाल अजमानती का, तो ऐसा अपराध जहां पर आपको थाने से चाह कर भी जमानत नहीं मिल सकती है, आपको कोर्ट का दरवाजा खटखटाना ही पड़ेगा और अल्टीमेटली ये कोर्ट का विवेक है कि वो आपको जमानत देता है या नहीं देता है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको सेक्शन 18 नहीं बल्कि जो क्वेश्चन नंबर 18 है उसके अंदर आपको देखने को मिलता है। उसके बाद जब हम यहाँ पर पब्लिक प्रोसिक्यूटर की बात करते हैं तो ये कॉन्सेप्ट आपको सेक्शन 2 के सब क्लॉज यू में नजर आता है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि जो दंड प्रक्रिया के प्रावधान हैं ये कहाँ कहाँ लागू होते हैं, तो देखिए ये भारतीय दंड संहिता के जो प्रावधान हैं उनके ऊपर भी लागू होते हैं, या अन्य जो विधि हमारे पास है चाहे वो पॉक्सो हो, चाहे वो एनडीपीएस हो, चाहे वो गैंगस्टर हो, चाहे डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट हो, चाहे अलग अलग एक्ट हो, उन सभी का जो इन्वेस्टिगेशन होता है या उसके अंदर विचारण किया जाता है उन सभी के अंदर आपका सीआरपीसी कंप्लीटली एप्लीकेबल होता है। लेकिन हाँ, जो अगर वहां पर सीआरपीसी की एप्लीकेबिलिटी नहीं होगी तो वहां पर वो जरूर इस बात का जिक्र करेंगे कि इस एक्ट को या इस कोड को किस एक्ट के द्वारा गवर्न किया जाएगा। उसके बाद जब यहाँ पे हम बात करते हैं कि भारतीय दंड संहिता के अधीन सभी धाराओं का अन्वेषण, जांच या विचारण किस अपबंध के अनुसार किया जाता है, तो वो अपबंध है आपका धारा 4। इसके बाद यहाँ पे एक सवाल और आता है कि दंड प्रक्रिया संहिता निम्न में से किस पर प्रभाव नहीं डालती है। तो जो विशेष विधि है उनके ऊपर प्रभाव नहीं डालती है, जो आपकी स्थानीय विधि है उसके ऊपर भी प्रभाव नहीं डालती है, और जो आपके तत्समय प्रवृत्त हैं उसके ऊपर भी इनका विशेष रूप से कोई प्रभाव नहीं होता है। उसके बाद यहाँ पर आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि किस धारा में कहा गया है कि जो दंड प्रक्रिया संहिता है वो विशेष एवं स्थानीय विधि के ऊपर प्रभाव नहीं डालती है। तो उसका जिक्र आपको धारा 5 के अंदर देखने को मिलता है, और अमूमन जो आपका धारा 5 है उसको सेविंग क्लॉज के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद अगर हम न्यायालय के वर्ग के ऊपर विचार करते हैं तो आमतौर पर हमें यह पता चलता है कि जो आपका उच्च न्यायालय है ये भी आपके ट्रायल को कंडक्ट कर सकता है, जो आपका सेशन न्यायालय है
ये भी कर सकता है। जो आपके मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट हैं या जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास हैं, ये भी कर सकते हैं। और इवन दो जो आपके कार्यपालक मजिस्ट्रेट हैं, दैट इज कॉल्ड आपका एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, वो भी इन चीजों को परफॉर्म कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि इनमें से कौन ऐसा है जो दंड प्रक्रिया संहिता में एक वर्गीकृत न्यायालय का पार्ट है, तो वो आपका कोर्ट ऑफ सेशन कहलाता है। इसको लेकर अपने कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा क्लियर रखने की जरूरत आपको जरूर होगी। उसके बाद अगर हम अधीनस्थ न्यायिक मजिस्ट्रेट के कार्य एवं वितरण की बात करते हैं, लाइक आपका जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो फर्स्ट क्लास होते हैं या जो सेकंड क्लास होते हैं, तो उनके जो भी बिजनेस का एलोकेशन होता है उनको वो दिया जाता है चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के द्वारा, दैट इज कॉल्ड मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट। उसके बाद यहाँ पे एक सवाल आपसे और पूछा जा सकता है कि कौन सा कथन इनमें से है जो सही होता है। तो हमें यह पता चलता है कि जो प्रत्येक द्वितीय वर्ग के जो न्यायिक मजिस्ट्रेट होते हैं वही मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के अधीन होते हैं, और आमतौर पे जो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट होते हैं ये भी कहीं ना कहीं फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट ही होते हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि वो बात आपका करता है कि राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा राज्य के किसी एक क्षेत्र को आपराधिक प्रक्रिया संहिता के प्रयोजनों के लिए महानगर क्षेत्र घोषित कर सकती है जिसकी जनसंख्या आपकी 10 लाख से ज्यादा होनी चाहिए, यानी कि ये मेट्रोपॉलिटन सिटी की बात करता है। उसके बाद अगर हम अगले सवाल पर आते हैं तो आमतौर पे सवाल आपसे ये पूछा जाता है कि जो आपके न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय के जो पीठासीन अधिकारी होते हैं उनकी नियुक्ति उच्च न्यायालय के द्वारा ही की जाती है, यानी कि इनके जो भी ट्रांसफर होते हैं, अपॉइंटमेंट होते हैं, वो हाईकोर्ट के डायरेक्शंस पे ही होते हैं। इसके अलावा अगर हम न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय की स्थापना की बात करते हैं तो आमतौर पे ये जिम्मेदारी वैसे तो राज्य सरकार यानी कि स्टेट गवर्नमेंट की होती है, लेकिन वो इसको संबंधित हाईकोर्ट से कंसल्ट करके इसके ऊपर उचित फैसला लेता है। तो इट्स ऑल अबाउट द बेसिक्स ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। हालांकि ये जितने भी सवाल आपके साथ डिस्कस किए हैं ये है तो बहुत ही छोटे, लेकिन यहाँ से मैक्सिमम सवाल आपको देखने को मिलते हैं, और इस एग्जाम में भी कुछ ना कुछ सवाल यहाँ से आपको जरूर देखने को मिलेंगे। कम से कम जो आपका डेफिनेशन क्लॉज है, जिसको कि आमतौर पर हम लोग इंटरप्रिटेशन क्लॉज के नाम से जानते हैं, उसको लेकर किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन मत रखिएगा। तो इट्स ऑल अबाउट द टुडेज कन्वर्सेशन। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट टू द टीम ऑफ टारगेट फॉर